हमने कल पोल्ट्री में क्या पढ़ा था? मौलिक अधिकारी स्टार्ट हो रहे थे हमारे, और मौलिक अधिकारों में हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। वे 5 मौलिक अधिकार कौन कौन से पढ़ लिए थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। एक मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 में आवे, और आर्टिकल 32 को ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा भाई? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। और इस आर्टिकल 32 के तहत ही अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर हाई कोर्ट में जावा तो कौन सा आर्टिकल के तहत जा सकता? बहुत से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो आर्टिकल 2 से 26 के तहत है तो हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये में 5 तरह की रेट प्रदान करता है। पहली रेट तो कौन सी है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना, ये जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये वही है अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये नहीं हो गया। और हनन करने वाले व्यक्ति को फिजिकली सुप्रीम कोर्ट में क्या करना होगा? पेश करना होगा। यह भी ध्यान में रखना भी। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही हम हनन करने वाले को फिजिकली कहाँ पेश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा जो रिट है ना, ये 5 तरह की रिट है, याद रखना। ये कितने रिट है? 5 रिट जो है। और साथ संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जो दूसरी रिट है वह परमादेश भी। परमादेश बोल के देखो, परम है जो आदेश, परम है जो आदेश के ये परमादेश। ठीक है। परमादेश उन तक आदेश दिया जाकर है कोई भी सरकारी संस्था कैसे कहा यह रिट है जो यह रिट है कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी जो संस्था हो, यह जो रिट है कोई भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या कोई भी संस्था के खिलाफ लगाई जाती है जो सही से अपना कार्य नहीं कर रही होती। कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी संस्था है अगर संवैधानिक जो नियम है उनका उल्लंघन करे या सही अपने कार्य ना करे या कैसा संविधान का जो उल्लंघन करे,
जो संविधान का उल्लंघन करे या अपना सही से कार्य ना करे उन पर कौन सी रेट लगाई जा रहा है, कौन सी रेट लगाई जा रहा है, परमादेश। और इस परमादेश के अनुसार वो सरकारी कर्मचारी पे क्या होगी, फिर कार्रवाई होगी। और सरकारी या कोई भी संस्था है उस पर भी हम कार्रवाई करवा सकते हैं। कौन सी रेट के तहत, परमादेश। ठीक है, परमादेश के लिए हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम हनन करने वाले व्यक्ति को फिजिकली कहाँ पेश करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी रेट याद रखना, उत्प्रेक्षण में। उत्प्रेक्षण, जो उत्प्रेक्षण है ना, याद रखना कोई भी निचली अदालत हो या लोअर कोर्ट कहला या अधीनस्थ न्यायालय कहला, यह देखो यह रीट अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय ने कैसे कहा, लोअर कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट या निचली अदालतों, निचली अदालतों के खिलाफ लगा सकते हैं जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही होती, जो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही होती है। जो भी लोअर कोर्ट है या कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, अगर अपना सही तक काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम कौन सी रेट लगा सकते हैं, उत्प्रेक्षण। याद रखना, उत्प्रेक्षण तो लोअर कोर्ट के या अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ लगाया गया। अगर कोई भी न्यायालय से तक काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ। परमादेश कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी संस्था है उनके खिलाफ हम कौन सी रेट लगाओ, हाँ, परमादेश। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको हम फिजिकली कहाँ पेश करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। चौथी तो निषेध कह लो या प्रतिषेध कह लो, निषेध या प्रतिषेध। ठीक है। निषेध या प्रतिषेध का मतलब ये है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह रीट है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट के दिए हुए फैसले को निरस्त कर सकती है। ये कौन सी है भाई, ये रिट निषेध या प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आपने देखा होगा कोई भी अत्याचार हो रहा है तो हम कोर्ट में चले जाओ और लोअर कोर्ट फैसला सुना दे, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी या तहसील में कोर्ट होगा, कोर्ट फैसला सुना दे। उन्होंने कहा अगर भाई आदत आ रही है ना तो मैं हार नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा है या हाई कोर्ट में जा है, हाई कोर्ट में जा हुआ है, हाई कोर्ट में आ जाए तो लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। ठीक है। अगर लोअर कोर्ट का फैसला आ जा है तो हाई कोर्ट उस फैसले को अगर गलत साबित हो जाए तो उसको क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, अगर हाई कोर्ट का भी फैसला इनकार करना पड़ेगा ना तो हाई कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। या बात ध्यान रखना, किसके तहत, निषेध या प्रतिषेध।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्टों के द्वारा दिए गए फैसलों को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, रिट है। एक पांचवी रिट रहेगी अधिकार परीक्षा। गद्दार ये बंदे प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। तो ये पांच रिट है, पांचवी रिट क्या रखना, अधिकार परीक्षा। तो ये अधिकार परीक्षा है। मान ले अंकुश है भाई, जो कह दे भाई एसएससी में लगवा दे 10 लाख रुपये दे दूंगा, और भाई का कंप्यूटर है को दिया है और ये लाग गया है, और एक साथी ने मेरा पाट गया कंप्यूटर है खोलने के बाद लाग गया, वो एक जगह रेट लिखेगा कौन सी, अधिकार परीक्षा। ठीक है। और अधिकार परीक्षा के द्वारा क्या करेगा वो, अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीका से सरकारी पद को ग्रहण कर लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति गैर तरीका से सरकारी पद को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके खिलाफ कौन सी रिट लगाई जा है, अधिकार परीक्षा। उस रिट के तहत उसके पद को छीन लिया जा सकता है अगर वो रिट सही साबित हो जाए तो। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से सरकारी पद ग्रहण कर लेता है तो उसके खिलाफ यह रेट लगाई जाती है। क्लियर हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीका है सरकारी पद ग्रहण कर लेता तो उसके खिलाफ कौन सी रेट लगाएगा है, अधिकार परीक्षा। ये फिक्स है सर, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे है? नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये 5 रेट है। 5 रेट चाहे परमादेश कर लिखा है कौन सी कहें, मतलब 5 रेट है ये कोई फिक्स नहीं है कि आर्टिकल 14A जो है 14B, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना। ये 5 रेट है तो किस में हुआ है, आर्टिकल 32 में हुआ है, और इन 5 रेटों के तहत ही कंप्लीट मौलिक अधिकारों का क्या कराया गया है, संरक्षण कराया गया है। ठीक है। सभी के सभी जितनी भी सोसाइटी है, जितनी भी सरकारी संस्था, सभी को बांध कर दिया है इन्हें 5 रेट। ठीक है। क्लियर हो गया। ये 5 रेट हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारे संवैधानिक उपचार है उनका एक प्रकार का अधिकार का काम कर रहा है, उपचारों का काम कर रहा है संविधान में। उपचार समझो हो इलाज। ठीक है। क्लियर हो गया। और इसी को क्या कहा है, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने। ये हमारे मौलिक अधिकार जो मेन क्वेश्चन पेपर में आवा है वो यहीं से आवा है। 32 के बाद 33, 34, 35 ये कौन से आर्टिकल आवे हैं, इसमें आते हैं भाई जो मार्शल आर्टिकल है ना, मार्शल लॉ जो आप आर्मी में पढ़ते हैं वो उनके तहत हैं। इन आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार पार्ट 4 के अंदर आता है, और जो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। करते हैं अरे सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ले रखे भाई, आयरलैंड। ठीक है। करें स्टार्ट। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, ये कौन से देश के लिए रहते हैं, आयरलैंड तक। आर्टिकल कितने से कितने तक है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 की किस्म हुई संवैधानिक सॉरी क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लिखो हेडिंग
पार्ट 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पढ़ेंगे। और कौन से देश से ले रखे हैं? आयरलैंड से ले रखे हैं। और ये बात ध्यान में रखना, जिस प्रकार हम मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेश हो सकाना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम ना तो हाई कोर्ट में पेश हो सकते और ना ही सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बस रिक्वेस्ट डाल सकता किसके सामने? सरकार के सामने, कि हमने जो एक प्रकार का हमारे लिए सरकार ने जो कुछ करना चाहिए, जो उसने वादे करे थे हमारे लिए, वे काम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मतलब उनके लिए हम रिक्वेस्ट डाल सकता, लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकते। यह बात ध्यान में रखना। और ये बात ध्यान में रखना, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, इसका मतलब ये क्या होता है? राज्य का जो एम होता है वो क्या हुआ है? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। राज्य यहाँ पर क्या है? राज्य सरकार, और राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राज्य का कल्याणकारी जो राज्य है उसका निर्माण करना, या कल्याणकारी राज्य जो भी राज्य में दिक्कतें आ रही हैं उनको क्या करना? दूर करना। ठीक है। और राज्य का एक प्रकार से विकास करना, वहाँ के लोगों के बारे में सोचना, ये सारा के अमाव ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और नीति निर्देशक तत्वों का ही मतलब क्या है? राज्य का अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी होना, ये एक प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही मतलब है। एक बात पहले तो ये देखेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तो किस मावे हैं? लेकिन इसके अलावा हम 3 आर्टिकल पहले दूसरे कराएंगे, जो एक प्रकार से इन 36 से 51 के बीच में नहीं आते, फिर भी किए हुए डीपी एसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। हाँ, पार्ट 4 के अलावा कुछ और है, पहले तो वे देखेंगे। पहला लिखो आर्टिकल 335। आर्टिकल जो 335 है ना, ये बताओ हैं, जो एससी है वह एसटी है, एससी और एसटी का आरक्षण प्रदान करना किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। एक प्रकार से जो भी एससी है एसटी है राज्य में, उनको आरक्षण प्रदान करना, यो किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। और एससी और एसटी से संबंधित या कैस का जो यो आर्टिकल आवे में, यो पार्ट 16 में आवे है। जो किसका पार्ट है? भाग 16 का भाग है। और भाग 16 बता सको क्या हो गई? विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कौन सा भाग में है? पार्ट 16 में। और आर्टिकल कितने से कितने तक है ये? आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 भाग 16। ठीक है।
और यो SC एंड ST को जो आरक्षण प्रदान करना, SC ST का विकास करना जो किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है। और यो एक प्रकार से इन तक अलावा एक DPSP के अंतर्गत आवे। पार्ट 4 में तो सारे आ गए, पार्ट 4 में तो सारे हैं, पार्ट 4 तक अलग भी कुछ 3 है, तीनों के तीनों आर्टिकल करवाए हैं मैंने। एक तो आर्टिकल 335 आ गया, एक है 350A, आर्टिकल 350A राज्य का दायित्व है कि लिखो, राज्य का दायित्व है कि वो के करे जो राज्य की प्रारंभिक शिक्षा है कि वो जो राज्य की प्रारंभिक स्थानीय भाषा शिक्षा, जो राज्य की प्रारंभिक शिक्षा वहाँ की लोकल भाषा में ही दे, मतलब प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही दे, यो राज्य का की है कर्तव्य है। जैसे तमिलनाडु में लैंग्वेज कौन सी होगी, तमिल, वहाँ की लोकल लैंग्वेज कहाँ है, कौन सी है, तमिल। तो तमिलनाडु का ये दायित्व है कि जो अपने बच्चे हैं ना तमिलनाडु के, वहाँ तो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को वो किस में दे, तमिल लैंग्वेज में दे। ठीक है, राज्य का ये दायित्व है कि राज्य की प्रारंभिक शिक्षा वहाँ की लोकल या स्थानीय भाषा में दे, ये आर्टिकल 350 मांग है। ठीक है, आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 आर्टिकल 351 पता क्या कहा है, आर्टिकल 351 ये कहा है राज्य का कर्तव्य है कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा ना हिंदी, उसका क्या करे, विकास करे, उसका क्या करे, विकास करे। राज्य का कर्तव्य है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास करे। समझ बात, देखो जो विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है ये आओ भाग 16 में 330 से लेकर आर्टिकल 343 आर्टिकल तक लेकर 343 तक लेकर और आर्टिकल 351 तक एक पार्ट 17 आ गया, पार्ट 17 और बात 17 में की है राजभाषा, याद रखना। बात 17 याद हो गया, आर्टिकल 343 से लेकर 351 और आर्टिकल 351 पर अपन है राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का क्या करे, और 350 पर राज्य का दायित्व है कि राज्य की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी स्थानीय भाषा में दे सकता नहीं, देव है जो उसका दायित्व है। ठीक है, ये दोनों को पार्ट 17 के हैं, यो पार्ट 16 का है विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आर्टिकल 330 से लेकर 342। इसे SC ST उनके जो संस्था है, ठीक है, OBC BC मतलब जो भी है जितने विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ये सारे भाग 16 में हैं। जितनी भाषा से संबंधित है वे भाग 17 में। ठीक है, भाग 18 में इमरजेंसी, ठीक है ना, आपातकाल। भाग 20 में संवैधानिक संशोधन, ठीक है, ये सारे आप करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। आगे चला, आगे चलें। ये देखो भाई, ये आगे भाई हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से ले रखे हैं 36 से लेकर क्या उनकी इनका बारे में पढ़ा। ये तीनों के तीनों आर्टिकल समझ आ गया।
पक्के कन्फर्म हो गए। एक देश आर्टिकल 36 बता हुआ है, आर्टिकल 36 बता हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। आर्टिकल 36 के बता हुआ है डीपीएसपी की भाई परिभाषा। डीपीएसपी क्या है भाई का फुट वगैरह भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का मतलब की है राज्य का ये भी कर्तव्य है कि राज्य में जितने भी विकासशील काम है वो कल्याणकारी राज्य को बनाना है। मतलब जो भी राज्य की जो जिम्मेदारी है वे सारी किसके ऊपर है? राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार ने ही कहा, मतलब राज्य का दायित्व है कि राज्य में जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो भी विकास करना चाहिए उन समस्याओं को सभी को अंडरटेक करना, उनके लोगों जो उन लोग रहे हैं उनका विकास करना, अमीरी गरीबी को के करना, सम्मान करना। जैसे अपना हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने क्या किया भाई, जो भी गरीब आदमी जिसके घर में नौकरी नहीं है के नंबर 5 नंबर देने का प्रावधान है। ये भी राज्य का कर्तव्य है कि जितनी भी असमानताएं हैं, ठीक है, किसी के घर में नौकरी है, किसी के घर में नौकरी नहीं है, हरियाणा सरकार का ताकि भाई जिसके घर में नौकरी नहीं है ना उन्हें छूट दे दे भाई 5 नंबर की। इस तरह भी राज्य के कर सकता है, ये काम कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 36 के भाई डीपीएसपी की राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये आगे आ जाओ आर्टिकल 37 में। जो आर्टिकल 37 है, राज्य का कर्तव्य है कि लोगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक, राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक व राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। जैसे आपने देखा होगा पोलियो का आयोजन हो गया, ओके है, सामाजिक काम है ना। राजनीति भी काम बहुत होगा भाई राजनीतिक काम देखो, जैसे हमारे हरियाणा में देशी बैठ जावे गाँव जाकर है और उनका भी जो भी समस्या है वे ले आओ, आयोजन होगा ने कई बार आपने देखा होगा भी सब आपने है चिट्ठी लिख के दिए हुए हैं। कोई प्रकार से सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं कि जनता के जो भी काम है उनको हम की तरह करा। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना इसका उद्देश्य है, कर्तव्य है राज्य सरकार। ये आर्टिकल किस में है? 37 में। और एक और बात ध्यान में रखना भाई, एक मिनट, ये 37 में नहीं आता भाई, ये 38 में है। ठीक है, ये 38 लिख लेना और एक बात और लिखना 38 में एक बात और लिखना, आय की असमानता को दूर करना भी राज्य का ही दायित्व है। ठीक है, आय की असमानता को दूर करना भी किसका दायित्व है? राज्य सरकार का। क्लियर हो गया? अब तक 38 हो गया भाई। 37 के भाई 37 लिखो भाई। सरकार चाहे तो जो हमारे
राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इनमें से कर सकता है संशोधन, मतलब DPSP में संशोधन कर सकती है, याद रखना। ठीक है, 37 हो गए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन हो सका है, जो 37 में। 36 में DPSP की परिभाषा, और 38 में राज्य का कर्तव्य है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम चलाए और आय की असमानता को क्या करे, दूर करे। ठीक है, ये दोनों के दोनों 38 में, 37 में संशोधन है, 36 में परिभाषा। क्लियर हो गया? एक 39 आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट है 39। कई बार होगी भाई। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किसमें हुआ है? आर्टिकल 39 में। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर सेम कार्य करेंगे तो उन्हें समान वेतन मिलेगा। ये प्रावधान आर्टिकल 39 में दे रखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आय की असमानता को दूर करना तो 38 में, और के भाई समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में। और एक और बात याद रखना, एक आर्टिकल 39A आवा है और बहुत ज्यादा पेपर में आवा है, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी। पब्लिक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ को बनाए रखना भी किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का कर्तव्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? आर्टिकल 40 में आ रहा है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। राज्य का क्या कर्तव्य है? प्रत्येक राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य में जितने भी गांव हैं, गांव में क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत है जो, और किस संविधान संशोधन के तहत करी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992 में, और लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993। हरियाणा में ग्राम पंचायत कब लागू हुई थी? 22 अप्रैल 1994 में, याद रखना। हरियाणा में कब आई थी ग्राम पंचायत? 22 अप्रैल 1994 में। और पूरे भारत में कब लागू किया गया था? यो एक्ट है जो यो संविधान संशोधन है 24 अप्रैल 1993 में। और ये संविधान संशोधन बना कब था? आया कब था? 1992 में। क्लियर हो गया? देख, संविधान संशोधन तो कब आया? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। हरियाणा में कब हुआ भाई? 22 अप्रैल 1994। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हो गया? 40 ग्राम पंचायत है, राज्य का कर्तव्य है कि वे के लागू कराए पंचायती राज
प्रोवाइड करवा हुआ है पंचायती राज का प्रावधान आर्टिकल 40। ठीक है, आज यही तक करें कि आगे बढ़ाओगे करा दे। 15 मिनट। चलो भाई आगे करेंगे। आर्टिकल 41 में आ जाओ, कार्य पाने का अधिकार। जो कार्य पाने का अधिकार का मतलब ये है, सभी व्यक्ति को के है अधिकार है कि वो के कर भाई कार्य। ठीक है, मतलब कार्य पाने का अधिकार सभी व्यक्ति को है भाई, ये आर्टिकल 41 में है। और एक और बात बताओ, जब किसी आदमी को कार्य पाने का अधिकार पाया गया, नो थोड़ी ना कि भाई कोई मजदूर है और भाई किसी भी साहूकार का जागा उन्हें दिन भी पिल है रात भी पिल है, मतलब है तो ये रेल बनाया रखा है। ठीक है, 15-15 घंटे का, ऐसा नहीं है भाई। जब कार्य पाने का अधिकार हो गया ना, तो उसकी टाइम भी फिक्स कर दिया कि वो इतने घंटे काम करेगा। ठीक है भाई, यो आर्टिकल किस माव है, 42 माव है कि कार्य पाने का अधिकार के बाद कार्य को करने की न्याय संगत, कार्य को करने की न्याय संगत व मानवीय दशाएं। ये कौन सा आर्टिकल मावा है, इसके अंतर्गत आवा है कि एक आदमी कितना वर्क कर सकता है भाई, मैक्सिमम 8 आवर। फिर अपनी मर्जी तो वैसे कितना है कर ले। ठीक है, अगर व्यक्ति ने देखा होगा भाई कंपनियां में जाओ हाँ, और कंपनियां भाई ओवर टाइम करा 12-12 घंटे भी करा, 15-15 घंटे भी, पूरा 24-24 घंटे भी लगे रहो वहाँ। ठीक है, मतलब जो वर्क है वो सरकार ने कितना डिसाइड कर रखा है, 8 घंटे डिसाइड कर रखा है, 7-8 घंटे का। ठीक है, कार्य को करने की न्याय संगत व मानवीय दशाएं, ये आर्टिकल 42 में है। और एक बात और बताओ भाई, कार्य पाने का अधिकार दे दिया, टाइम भी फिक्स कर दिया, उनकी जो आमदनी है वो भी फिक्स करेंगे नहीं। राज्य का कर्तव्य है कि कार्य को करने की न्यूनतम मजदूरी दी, ये भैया न्यूनतम मजदूरी दुआई प्रकार तक है देवे और दबावे। अगर कोई भी राज्य का काम करा हाँ तो राज्य देगा, और किसी का करा हाँ जिसका करा वो देगा। तो कार्य को करे, जितना करे उतना काम तो 8 घंटे का तो है। उसके बाद आर्टिकल 43 में ठीक है क्या भाई, कार्य को जो करने के बाद, मतलब कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। एक जैसे हरियाणा सरकार ने कह दिया भाई कितने करे कि भाई 500-600 रुपये शायद करे की है, 700 तो वैसे ले हुआ है, 600 करे हरियाणा सरकार ने। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी 600 तक तो कोई जावे को नहीं पड़ता इस तरीके। ठीक है, लेकिन अपनी मर्जी से 300 में भी जाए, 400 में भी जाए। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार ने कह रखी है न्यूनतम मजदूरी कितनी ले हुआ है, 600 रुपये तो ले हुए है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 44 में आ जाओ, ये 3 आर्टिकल याद रखना भाई, कार्य का संबंधित, मतलब 3 कार्य पाने का अधिकार, ओके, न्याय संगत मानवीय दशा, कितने घंटे काम करे, और भाई न्यूनतम मजदूरी। 41, 42, 43, 44 में है समान नागरिक संहिता। और पहला स्टेट कौन सा, जिसने फर्स्ट स्टेट जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया था, गोवा। दूसरा कौन सा है, अभी कल का क्वेश्चन है तो
उत्तराखंड। क्या मतलब है सर? अभी समझाऊंगा। जैसे हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोग रहे हैं, तो स्कूल में चली गई मुस्लिम स्कूल, प्रॉपर मुस्लिम स्कूल में जा गई तो उनके अलग कानून होंगे। अपने भारत में तो कोई मुस्लिम स्कूल ऐसा प्रॉपर है ही नहीं, कोई दूसरे देश में मुस्लिम स्कूल है उनके सारे नियम कानून अलग होंगे। दिल्ली में मदरसे हो सकते हैं, स्कूल नहीं हो सकते। है जी, दिल्ली में वो स्कूल नहीं है, शायद मदरसे हो सकता है, कोई प्रॉपर मुसलमानों का नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैंने क्या कहा, जो प्रॉपर मुसलमान होगा वो नहीं हो सकता। ठीक है, वैसे वही मुसलमान मिलकर एक शैक्षणिक संस्थान बना सकता, और लेकिन प्राइवेट हो सकता, सरकारी नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे जितने भी तो ऐसे भी अपने भारत में मुसलमान है, हिंदू है ये मुसलमान तो क्या कर रहे हैं, तलाक 3 बार कहो, तलाक 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 हो गया, 3 महीनों का कबूला 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 हो गया, ब्याह हो गया उनका। ठीक है, हिंदू 7 फेरे करवाए हैं और ईसाई चर्चा मजावे हैं। इस प्रकार से उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं। मतलब जिस भी स्टेट में समान नागरिक संहिता लागू होगी ना, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, उनके लिए सारे नियम सेम होंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, अपने हरियाणा में उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता नहीं है। 2 ऐसे राज्य हैं मेनली, अरे मतलब पूरे भारत में 2 ऐसे में राज्य हैं जहाँ पर समान नागरिक संहिता है। ठीक है ना, जहाँ सभी धर्मों के लिए एक नियम है। ठीक है ना, ये भी यहाँ पर भी अपने हरियाणा में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। जैसे पंजाब में देख लो भाई, जो ईसाई हैं ये रखेंगे, वो सॉरी सिख है कि रखेंगे, कृपाण रखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से अलग अलग नियम हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, अलग अलग राज्य में अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आज इतना ही करेंगे, अब फिर इससे आगे कार्य को पूरा करते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।